हाय फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 5B में आज पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल और मॉडल ऑफ करिकुलम प्रिपरेशन, ये दो बिंदु मुख्य रूप से हम आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले की क्लास में हमने पेपर 5A में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम बतलाया था, तो और 5C में हम बतलाएंगे कि किस तरह से हम करिकुलम जो बनाते हैं उस करिकुलम का किस तरह से हम मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें हम विशेष रूप से 5B में हम लोग देखेंगे कि करिकुलम को किस रूप से तैयार किया जाता है। इसके पहले हमने पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल की बात करते हैं कि पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल क्या है। तो अभिकल्प और मॉडल को सबसे पहले समझिए। अभिकल्प जो होता है वो एक प्रकार का डिजाइन होता है और मॉडल जो होता है वो इसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अगर किसी बाइक या 4 व्हीलर का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसे आप उसका जो एक स्वरूप देखिएगा वो आपको एक डिजाइन के रूप में होगा जो एक अभिकल्प कहलाएगा, परंतु वो किस रूप से काम करती है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसका क्या सिम्टम है, वह उसका क्या गियर है, क्लच है, स्टीयरिंग है इत्यादि, ये सारे उसके जो है वो एक प्रकार का मॉडल हुआ जो इन सारी चीजों को बतला रहा है, जिसके थ्रू हम व्यवहारिक लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में उसको उपयोग में लाएंगे। तो वो एक प्रकार का मॉडल हुआ, बट एक स्ट्रक्चर ऑफ द वैन या स्ट्रक्चर ऑफ द बाइक वो एक डिजाइन हुआ। सो आई कैन से दैट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर हैज डिफरेंट थिंग्स। डिजाइन जो है वो एक नॉर्मल एक अभिरूप होता है, प्रतिरूप होता है, एक चिन्ह होता है, और मॉडल जो होता है वो उसको प्रोसेस करने का तरीका होता है, जिसको हम नमूना भी बोलते हैं हिंदी में, बट यह एक प्रकार का एक प्रोसेस होता है। तो अभिकल्प मॉडल को सबसे पहले आप समझ जाइए कि अभिकल्प क्या है। अभिकल्प एक प्रकार का डिजाइन हो गया, मॉडल उसको करने का एक तरीका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो ये जो है ये मुख्य रूप से हमारे ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, कॉन्टेक्स्ट, विषय वस्तु एंड लर्निंग एंड मेथड, विधियां और ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन पे डिपेंड होता है। क्योंकि जब हम किसी भी मॉडल का निर्माण करेंगे तो हमारे पास एक एम होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हम मॉडल को निर्माण करेंगे। सेकेंड, एक कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए, एक विषय वस्तु होनी चाहिए, जिस विषय वस्तु के द्वारा, जिस विषय वस्तु को स्टडी करके हम उस करिकुलम का निर्माण करेंगे। तीसरा, अधिगम, जो लर्नर होगा, सीखने वाला होगा, उसकी एक अधिगम प्रणाली होनी चाहिए और उस प्रणाली के लिए उसके पास एक मेथड होनी चाहिए, विधियां होनी चाहिए, और विधियों के बाद एक वो ऑर्गेनाइज रूप से संगठन के रूप में इसे एडजस्ट करने के लिए एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट चाहिए जो एक संगठन के रूप में काम करेगा। और उसके बाद मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन, अर्थात उसे इन सभी रूपों में करने के बाद उसे इवैल्यूएट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद यह करिकुलम अगर अच्छा होगा तो फिर इसे अप्लाई किया जाएगा। और इस तरह से कभी भी किसी भी करिकुलम का जो डिजाइन होता है, मॉडल इसी रूप में तैयार होता है। तो यह विशेष रूप से याद करिएगा, विशेष रूप से इस सीरीज को याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्टेक्स्ट एंड लर्निंग एंड मेथड, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन के रूप में होता है। दोस्तों, आगे हम मॉडल्स को, यानी करिकुलम के मॉडल्स को कैसे तैयार किया जाता है, इसके लिए कुछ मॉडल्स हैं उसको हम बतला रहे हैं। इन मॉडल्सों का एक स्ट्रक्चर जो है वो मुख्य रूप से ये इसी रूप में देखने को मिलेगा जब उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम के रूप में होगा। कोई भी मॉडल हो जिसे आज तक हमने पढ़ाया या अभी पढ़ाने वाले हैं, इन सारे मॉडल को देखिए तो इसको एनालिसिस किया जाना चाहिए। सबसे पहले विश्लेषण किया जाता है कि हमको किस तरह का मॉडल बनाना चाहिए, वो प्रॉब्लम बेस एक एनालिसिस होता है। अच्छा, आगे हम इसको देखते हैं, शायद ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले हम चलते हैं कि करिकुलम के जो प्रिपरेशन है इसके मॉडल्स के, ये कितने रूप में होते हैं। ये इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। ये मॉडल जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये मॉडल्स, एक है ट्रेडिशनल मॉडल अर्थात परंपरागत मॉडल, और दूसरा जो है हमारा वो है समकालीन मॉडल अर्थात एक कॉन्टेम्पोररी मॉडल। कॉन्टेम्पोररी मॉडल का अर्थ हुआ यह एक प्रकार का एक ऐसा मॉडल है जो हमारे समय, हमारी परिस्थिति, हमारे वर्तमान स्थिति पे आधारित एक मॉडल है। अब इसको हम देखते हैं परंपरागत मॉडल को। तो परंपरागत मॉडल में क्या है कि एक यह मॉडल जो है ट्रेडिशनल मॉडल, ये शैक्षिक विषय आधारित और या इसे एकेडमिक या डिसिप्लिन या सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल कहते हैं। क्योंकि हम जो इससे पहले अध्ययन करते हैं, आप देख चुके हैं मैट्रिकुलेशन, +2, ग्रेजुएशन इत्यादि में जो हमने जो अध्ययन किया है वो सारे अध्ययन क्या है हमारे
कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सिस्टम से हमने स्टडी किया है, क्योंकि हमको जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना था उसको भी हम पढ़ रहे थे, जिस तरह से हमें नहीं पढ़ना था उस तरह से हम पढ़ रहे थे, एक प्रेशराइज्ड स्टडी हो रहा था। तो यह जो रेगुलरली जो स्टडी हुआ है, हमने जो किया है या आप सभी ने जो किया है, या पहले जो स्टडी का जो तौर तरीका था वो सारे कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल, जिसमें हम ना चाहते हुए सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। आज देखिए कि अगर आप सब्जेक्ट दूसरा लेना चाहते हैं तो दूसरा पढ़ सकते हैं। उस समय क्या था कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, सब सब्जेक्ट आपके पास था और आपको पढ़ना था, क्योंकि वो सारे मॉडल जो थे वो सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल थे और उसमें टीचर की एक खास डायरेक्शन होता था, टीचर की खास भूमिका होती थी। उस मॉडल में हमें एक एक्चुअल डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता था। तो एक प्रकार का देखा जाए तो हमारा जो एकेडमिक डिग्री है, जो मैट्रिकुलेशन, प्लस टू, ग्रेजुएशन एंड पीजी या पीएचडी इत्यादि के रूप में, ये सारी डिग्री कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट वाइज एजुकेशन सिस्टम से हमें प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से परंपरागत मॉडल को देखा जाए तो एक प्रकार का शैक्षणिक या विषय आधारित मॉडल भी कर सकते हैं, इसे एकेडमिक या डिसिप्लिन मॉडल भी कर सकते हैं और इसे सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल भी कहते हैं। परंपरागत मॉडल की बात करते हैं और इसी में हम इस विश्लेषण को समझाने की बात करते हैं। ये सिम्टम जो है जो किसी भी मॉडल के निर्माण के लिए होता है। तो परंपरागत मॉडल का जो एक शैक्षणिक विषय आधारित मॉडल है, इसी को हम यहाँ करके देखते हैं कि कैसे इस रूप में हमें इसे करना है। अब देखिए, शैक्षणिक या विषय आधारित मॉडल है तो सबसे पहले हमको एक एनालिसिस करना है कि किस विषय का करिकुलम तैयार करना है। उसी विषय का, जिस विषय का करिकुलम या मॉडल तैयार करना है उसका एनालिसिस करना है सबसे पहले। तो विश्लेषणात्मक रूप में हम लोग को विषय का अध्ययन करना होगा, विषय का विश्लेषण करना है। सेकेंड टर्म क्या है हमारा कि एम क्या है। हम जो अगर किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस एनालिसिस का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे हम उद्देश्य को चुनेंगे और उसके बेस पे हम एक करिकुलम के लिए तैयार करेंगे कि हाँ, हमारा अगर नैतिक शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए एक करिकुलम हमको तैयार करना है तो नैतिक शिक्षा वाले एम्स को हमको देखना है कि नैतिक शिक्षा का एम्स क्या है, कि व्यवहार में समानता लाना या व्यवहार को सरल बनाना, व्यवहार को बेहतर बनाना। तो ये जो हमारा एम है इसे हमको ढूंढना है। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में विषय वस्तु बोलेंगे कि किस विषय वस्तु के अकॉर्डिंग, किस स्टडी के अकॉर्डिंग हम यह विषय आधारित करिकुलम को प्रिपेयर करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में अगर हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्टेक्स्ट भी होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी विषय वस्तु भी होगी। तो विषय वस्तु लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें परंपरागत मॉडल में एक डायरेक्शन होता है, डिसीजन होता है, क्योंकि ये जो मॉडल तैयार कर रहे होते हैं कोई ज्ञाता होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं। तो ये सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स होते हैं अपने डायरेक्शन में उन करिकुलम को लेकर चलते हैं। तो क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग एक प्रकार का थॉट होता है जो उसका मॉडल होता है, करिकुलम बेस्ड मॉडल। तो इस तरह से एक मॉडल के निर्माण में सबसे पहले एनालिसिस किया गया, फिर ऑब्जेक्टिव्स देखा गया और फिर कॉन्टेक्स्ट लिया गया और फिर एक डायरेक्शन मिला और आफ्टर डायरेक्शन इसके बाद इवोल्यूशन किया जाता है और इवोल्यूशन के बाद यह मॉडल को प्रस्तुत किया जाता है। फिर मॉडल अगर अच्छा होता है तो यह लगातार चलते रहता है, अगर अच्छा नहीं होता है तो इसे समाप्त कर कोई दूसरा मॉडल तैयार किया जाता है। तो यह परंपरागत मॉडल जो है सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, ये एक ही मॉडल है। परंपरागत मॉडल अर्थात ट्रेडिशनल मॉडल में एक ही मॉडल है जो सब्जेक्ट बेस्ड या एकेडमिक मॉडल या डिसिप्लिन मॉडल या शैक्षिक या विषय आधारित मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा पार्ट मॉडल करिकुलम प्रिपरेशन का है, जो एक पार्ट हुआ परंपरागत मॉडल। अब दूसरा पार्ट को देखते हैं या कॉन्टेम्पररी मॉडल जो है समकालीन मॉडल। समकालीन मॉडल मुख्य रूप से 6 प्रकार का हमने दिया है। इस 6 प्रकार के मॉडल का भी जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है प्रिपरेशन का बनने का, वो एनालिसिस ही है। फर्स्ट एनालिसिस करेंगे, सेकंड एम, थर्ड कॉन्टेक्स्ट एंड फोर्थ डायरेक्शन के यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। ये एक्शन लेंगे ताकि हम एक्शन के रूप में इसे यूज करके देखें, क्योंकि समकालीन मॉडल का मीनिंग होता है वर्तमान परिस्थिति के साथ बनाया जा रहा है एक मॉडल, एक करिकुलम। तो वर्तमान स्थिति में बच्चे कैसे हैं, बच्चे का क्या व्यवहार है, बहुत सारी समस्याएं हैं कि उसके बेस पे हमें मॉडल तैयार करना है। तो इसलिए वहां पे एक्शन के लेवल पे हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लेवल पे हम एक्शन लेंगे। उस एक्शन के बाद हम इवोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हमने मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। तो कॉन्टेम्परेरी बेस मॉडल पे, समकालीन मॉडल के अंतर्गत हम सबसे पहले आते हैं सक्षमता आधारित मॉडल के बारे में कि सक्षमता आधारित मॉडल क्या है। सक्षमता आधारित मॉडल जो है यह आपकी क्षमता, आपके ज्ञान पे आधारित एक मॉडल है, क्योंकि बच्चे में जब हम यह मॉडल को बना रहे होते हैं, जब हम करिकुलम बना रहे होते हैं, तो हमें बच्चे की क्षमता का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे किस क्षमता का है।
किस लेवल का है, बच्चे का ज्ञान का क्या लेवल है। जब हम करिकुलम बनाएंगे तो एक प्रकार से बच्चे के ज्ञान पे आधारित करिकुलम होना चाहिए, जो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक दिन में बच्चे को ए से जेड तक सिखाना चाहते हैं तो ये समस्या है। अगर एक दिन में अ से अ तक भी सिखाना है तो यह भी एक समस्या है। अगर बच्चा एक दिन में अ सीखता है तो वही सही है, अगर ए सीखता है तो वही सही, क्योंकि हमको उसके लेवल के हिसाब से सिखाना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा सिखाते तो ये हमारी ज्ञान या अच्छी नीति नहीं मानी जाएगी। तो सक्षमता का अर्थ आता है क्षमता के बेस पे। इसको देखा जाए तो एक प्रकार का नॉलेज अर्थात ज्ञान, कौशल, स्किल एंड एबिलिटी, योग्यता। ये ज्ञान, कौशल और योग्यता पर आधारित एक प्रकार का मॉडल होता है। इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल या सक्षमता आधारित मॉडल इसे कहा जाएगा। अर्थात बच्चे की क्षमता के आधार पर जब मॉडल होगा। अब आके देखिए कि इसका एनालिसिस करेंगे। जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले किस चीज का एनालिसिस करेंगे, तो नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, स्किल ऑफ द स्टूडेंट, एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो इस तरह से हम नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी हम एनालिसिस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अच्छा हमको ज्ञान को इम्प्रूव करना है कि स्किल को, कि एबिलिटी को, या इन सबों को, तो सबको एनालिसिस करेंगे। फिर हमको एक एम दिखाई देगा कि हाँ इस एम के अकॉर्डिंग हमको बच्चों में ये ज्ञान लाना है, ये स्किल डेवलप करना है, ये एबिलिटी लाना है। तो इसके लिए हमारा एक एम होगा। फिर उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट लेंगे कि आखिर बच्चे में जो हम ज्ञान देना चाहते हैं, उसका जो स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसकी जो एबिलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो किस बेस पे, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट दे उसको, ऐसा कौन सा कॉन्टेक्स्ट दे उसको, जिसके बेस पे वो विषय वस्तु के आधार पे वो एक अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सके और अपने ज्ञान को और ज्यादा डेवलप कर सके। तो ये जो ज्ञान को डेवलपमेंट करने के लिए हम जो उसको कॉन्टेक्स्ट देंगे, एक विषय वस्तु देंगे, और यह इसका जिक्र करिकुलम में बहुत अच्छी तरह से करना है। फिर कॉन्टेक्स्ट के बाद क्या होगा कि एक्शन लेंगे। हमने जो सिखाया, हमने जो किया, हमने जो करने की विधि अपनाई, इसको एक्टिव रूप से करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो परंपरागत मॉडल में होता था, तो परंपरागत मॉडल में क्या होता था, जो डायरेक्शन करते थे, कॉन्टेक्स्ट के बाद डायरेक्शन में लेके चलते थे, लेकिन अभी हम क्रियान्वयन के रूप में लेके चलेंगे, एक्शन के रूप में। कॉन्टेक्स्ट के बाद, विषय वस्तु के बाद किसी भी मॉडल को एक्शन के रूप में लेके चलेंगे। फिर एक्शन के बाद इवैल्यूएशन करेंगे, और इवैल्यूएशन के बाद ही हम उसको फिर एक प्रस्तुत करेंगे मॉडल को। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि सक्षमता आधारित मॉडल जो है वो बच्चे की क्षमता पे के आधार पर, उसके ज्ञान, एबिलिटी और स्किल के आधार पर यह मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। इस मॉडल का निर्माण किया जाता है। अतः जब हम करिकुलम को प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे में इन सारी चीज़ों को, इनके एनालिसिस, इसके थॉट्स, कॉन्टेक्स्ट एंड एम को देखना अति आवश्यक है। दूसरा मॉडल देखते हैं। दूसरा मॉडल है हमारा व्यक्तिगत आवश्यकता अभिरुचि मॉडल। यह व्यक्तिगत आवश्यकता अभिरुचि मॉडल में एक इंडिविजुअल नीड्स है, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग आवश्यकता होती है। सभी बच्चे अलग अलग रूप में कुछ चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अलग अलग आवश्यकता और अलग अलग इंटरेस्ट के कारण जो बच्चों में एक अलग प्रकार का मॉडल तैयार करके देना होगा। तो करिकुलम के निर्माण के लिए सबसे पहले हमको एनालिसिस करना होगा कि बच्चे में किसकी नीड्स हैं, आखिर बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे की क्या आवश्यकता है। तो बच्चों की आवश्यकता और बच्चों की रुचि, अगर बच्चे मैथ नहीं पढ़ना चाहते तो हमें उसे मैथ नहीं पढ़ाना है, हमें कोई दूसरा सब्जेक्ट में मैथ के टर्म्स को यूज करना है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है। अगर बच्चे प्ले करना चाहते, खेलना चाहते हैं, तो बच्चे को खेल में मैथ सिखाना है, बच्चे खेलना चाहते हैं, बच्चे को खेल में साइंस सिखाना है। तो ये जो हमारे में एबिलिटी होगी तभी हम एक अच्छा करिकुलम तैयार कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे में उसकी नीड्स और उसकी इंटरेस्ट के हिसाब से हमको करिकुलम तैयार करना है और उसी करिकुलम को अप्लाई करना है। सो व्यक्तिगत आवश्यकता अभिरुचि मॉडल इज कॉल्ड इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल। यह भी हमें बच्चे की अच्छे परवरिश के लिए एक उपयोगी मॉडल है, और इसको कॉन्टेम्परेरी मॉडल में ही रखा जाएगा, क्योंकि आप देख लिए समकालीन मतलब वर्तमान स्थिति में बच्चे की आवश्यकता के बेस अगर हम एजुकेशन नहीं देंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उसके इंटरेस्ट के बेस पे नहीं देंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये सारे मॉडल जो अभी हम बता रहे हैं ये सारे कॉन्टेम्परेरी मॉडल है, क्योंकि एक ही मॉडल है जो परंपरागत है जिसको एक हमने कर दिया, बाकी ये 6 मॉडल जो है ये कॉन्टेम्परेरी मॉडल है, यानी कि समकालीन मॉडल है। तो आपने दूसरा मॉडल भी समझ गया, व्यक्तिगत आवश्यकता अभिरुचि मॉडल, इसमें बच्चों की आवश्यकता और इंटरेस्ट के बेस पर मॉडल तैयार किया जाता है जो करिकुलम मॉडल होगा। नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा सामाजिक
कार्य प्रक्रिया क्रियाकलाप और पुनर्निर्माण मॉडल। जो सोशल फंक्शन है हमारे पास, जो सोशल क्रिएटिविटी है, सोशल एक्टिविटीज है, उसके बेस पे जब हम मॉडल तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि शिक्षा का बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है, पॉलिटिक्स का क्या असर पड़ रहा है, इकोनॉमिक्स का क्या असर पड़ रहा है, सोसाइटी का बच्चे पे, बच्चे का सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इन सारे बेसों को, इन सारी चीजों को जब हम एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए हमको सोसाइटी का एनालिसिस करना होगा, बच्चे का एनालिसिस करना होगा, एक्टिविटीज का एनालिसिस करना होगा, फंक्शन का एनालिसिस करना होगा और हमारे कल्चर का एनालिसिस करना होगा। तो कल्चर, फंक्शन, एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट्स बिहेवियर्स, इन सारी चीजों का जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें एक एम्स पता होगा कि हम सोशल डेवलपमेंट के लिए ऐसा कौन सा करिकुलम बनाना है सोशल डेवलपमेंट की ओर बच्चे को ले जाएंगे। तो फिर हम एक एम लेंगे और फिर एम के हिसाब से हम कॉन्टेक्स्ट लेंगे। वो कॉन्टेक्स्ट हमारा सोशल होना चाहिए, सोशल बेस पे होना चाहिए, जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इस तरह का होना चाहिए। फिर इस कॉन्टेक्स्ट के बाद हम एक्शन लेंगे कि इन सारी प्रक्रियाओं को बच्चों में एक्टिव करके देखेंगे, यह करिकुलम को ऐसा बनाएंगे जो उसे एक्शन रूप में, एक क्रियान्वयन रूप में करने की योजना तैयार की जाए। फिर क्रियान्वयन के बाद उसे एक मूल्यांकन किया जाएगा, जो मूल्यांकन होने के बाद फिर उसे एक लागू किया जाएगा एक मॉडल के रूप में, और अगर वो सफल रहता है तो उस मॉडल को, उस करिकुलम को अच्छा माना जाएगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी टोटल वह मॉडल जो सोशल फंक्शन, सोशल एक्टिविटीज एंड चाइल्ड एक्टिविटीज के बेस पे तैयार होता है, उसे हम सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल बोलते हैं। यहाँ पुनर्निर्माण की बात है। पुनर्निर्माण का यहाँ का अर्थ हो गया कि अगर आपके सोसाइटी में कोई ऐसी कल्चर है जो अच्छी नहीं है, तो उस कल्चर को समाप्त कर उसके स्थान पर एक अच्छी कल्चर को तैयार करने के लिए हमारा करिकुलम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारे समाज में सती प्रथा का एक ऐसा समस्या था जो अच्छा कल्चर नहीं था, तो उसे समाप्त किया गया। उसे समाप्त करने के लिए हमारे सिलेबस में भी बहुत सारे, स्टडी में भी बहुत सारी जगह पर उसका जिक्र किया गया है, ताकि वो गलत है उसे बच्चे में दिखाया गया। तो हमें ऐसा करिकुलम बनाना है जो बच्चे में प्रेजेंट कल्चर में अगर कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, खराबी है, तो उसे समाप्त करने के लिए बच्चे में यह नॉलेज देना होगा करिकुलम के द्वारा, ताकि वो खुद समाज के ऐसी कुरीतियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके और एक अच्छा कल्चर तैयार कर सके। तो इसे हम रिकंस्ट्रक्शन अर्थात पुनर्निर्माण बोलेंगे। तो इस तरह से सोशल फंक्शन, सोशल एक्टिविटीज एंड चाइल्ड एक्टिविटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन बेस पे जो मॉडल तैयार किया जाएगा उसे सामाजिक कार्य क्रियाकलाप पुनर्निर्माण मॉडल कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल, या आउटकम बेस या रिजल्ट बेस मॉडल भी इसको कह सकते हैं। क्योंकि आप अगर नेट जेआरएफ के लिए यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक रिजल्ट देख रहा है, और अगर जब आपको यह रिजल्ट मिल जाएगा तो यह रिजल्ट आपको आउटकम बेस मॉडल के नाम से जाना जाएगा। तो परिणाम के लेकर, परिणाम को एम में लेकर, परिणाम को एनालिसिस करके जो आपने जो मॉडल तैयार किया है, इसको सबसे पहले हम यह देखेंगे कि परिणाम कैसे प्राप्त होगा, एनालिसिस रिजल्ट का करेंगे। फिर बच्चे में भी अगर ये कोई स्टडी दिया गया है तो उस स्टडी का बच्चे में क्या रिजल्ट आएगा या आ रहा है वो देख के एनालिसिस किया जाएगा। फिर बच्चे का एम्स क्या है या हमारा एम्स क्या, अभी हमारा एम्स अगर जेआरएफ है तो जेआरएफ एम्स के रूप में होगा। उसके लिए विषय वस्तु हमने सिलेक्ट किया है कि ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, पेपर 1 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है, कैसे पढ़ना, तो ये इसके लिए हमने कॉन्टेक्स्ट दिया। कॉन्टेक्स्ट के बाद एक्शन लेंगे, हम उसको क्रियान्वयन करेंगे। हमने जो जिस कॉन्टेक्स्ट को सेलेक्ट किया उस कॉन्टेक्स्ट को क्रियान्वित रूप प्रदान करेंगे, एक्टिव करेंगे उसको, उस कॉन्टेक्स्ट को लेंगे अपने में। अर्थात हमने पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट, बुक्स, मटेरियल्स रखे हैं उसको हम स्टडी करेंगे। फिर एक्शन लेने के बाद उसका एवेल्यूएशन करेंगे और इस एवेल्यूएशन के बेस पे हम इसे लागू करेंगे। तो परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल जो है एक प्रकार का आउटकम बेस या रिजल्ट बेस मॉडल है, जो रिजल्ट को इच्छा में लेकर, रिजल्ट की को एम में लेकर ये तैयार किया जाता है। इसे इंटीग्रेटिव मॉडल भी कहा जाता है, बिकॉज अगर हम एक रिजल्ट लाते हैं तो इसमें सिर्फ स्टडी ही इंपॉर्टेंस नहीं होता। आज अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो हम अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। हमारा अगर फैमिली रिलेशन अच्छा नहीं हो, हम हमारे दोस्त लोग या हमें लोग इसके प्रति अच्छा से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो भी हम अच्छे रिजल्ट या अच्छे तरह से नहीं ले पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ स्टडी ही नहीं, स्टडी के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी, आपका आसपास का परिवेश भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। तो परिणाम जो होता है ना, वो कोई भी परिणाम होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखने का, जहाँ हमारा हेल्थ हो गया या सोसाइटी हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया,
तो ये सारे संगठित रूप से एक रिजल्ट को तैयार करता है, इसलिए इसे एकीकृत बेस मॉडल भी कह सकते हैं या आउटकम बेस या रिजल्ट बेस मॉडल कहते हैं। तो मुख्य रूप से इसे हम परिणाम बेस मॉडल ही कहेंगे। अब पांचवा है हमारा हस्तक्षेप मॉडल। हस्तक्षेप मॉडल का मीनिंग क्या हुआ कि जब आप एक टीचर के रूप में स्टडी कराएं, एक करिकुलम बनाएं, आपने टीचर के रूप में आपने किसी बच्चे का अध्ययन किए, तो बच्चे का अध्ययन करने के बाद उसका एनालिसिस किए, फिर उसके एम को देखे, कॉन्टेक्स्ट को देखे, और फिर एक्शन लिए, और फिर इवैल्यूएशन करके एक मॉडल प्रिपेयर किए, तैयार किए। इस मॉडल को तैयार करने के बाद भी, टोटल करने सब कुछ करने के बाद भी बच्चे में अगर कोई भी फीडबैक बच्चे से आपको नहीं मिला, इसमें एक फीडबैक भी एक ऑप्शन होता है जो इवैल्यूएशन के बाद हस्तक्षेप मॉडल में होता है, क्योंकि इन सारी चीजों के बाद आपको फीडबैक मिलना चाहिए बच्चों से। जब तक आपको बच्चों से फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं समझ पाएगा कि आपका मॉडल कैसा है। तो फीडबैक में अगर बुरा है, अर्थात बच्चे आपकी बातों को, आपके एनालिसिस को, आपके सिम्टम्स को, आपके एक्टिविटीज को नहीं समझें, बच्चे रियल स्टडी नहीं कर सकें, इसका मतलब आपका जो यह करिकुलम है वो फेल्यूर है। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, फिर से तैयार किया जाएगा, फिर से एनालिसिस की जाएगी, फिर आप यहाँ एनालिसिस एंड कॉन्टेक्स्ट के पास आ जाइएगा। और इस तरह से टीचर जो करते हैं, आप देखते हैं कि अगर बच्चे से गलतियां होती है तो शिक्षक उसे फिर से पढ़ाने के लिए जो एक तैयार होते हैं, वो फिर से पढ़ाना ही हुआ हस्तक्षेप मॉडल या इंटरवेंशन मॉडल कहलाता है, या बाय टीचर होता है, टीचर के द्वारा यह क्रियान्वित किया जाता है। और इसमें एक न्यू एनालिसिस करने, ये मॉडल करिकुलम मॉडल्स को प्रिपरेशन का जो हमने स्ट्रक्चर दिया है, जो एनालिसिस एंड कॉन्टेक्स्ट एंड एक्शन एंड इवैल्यूएशन में है के रूप में है, इसके अलावा भी यहाँ फीडबैक के रूप में भी एक इवैल्यूएशन के बाद फीडबैक होता है। फीडबैक अगर अच्छा मिला तो ठीक है, अन्यथा ये हस्तक्षेप हो जाएगा, अर्थात फिर से टीचर के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा, फिर से एनालिसिस किया जाएगा और न्यू मॉडल प्रस्तुत फिर से प्रिपेयर किया जाएगा। ये हस्तक्षेप मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। उसके बाद आ जाइए आप, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CIPP मॉडल। ये CIPP मॉडल जो है यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो CIPP का मीनिंग हो गया आपको, ये कॉन्टेक्स्ट, I से इनपुट, P से प्रोसेस और P से प्रोडक्ट। अर्थात इसको आप देखिए तो एक एग्जाम में जब हम लोग एक PT का एग्जाम देते हैं, मेन का एग्जाम देते हैं, फिर इंटरव्यू देते हैं और फिर हमारा रिजल्ट या ज्वाइनिंग होता है, इस बेस पे जब आप एग्जाम दे रहे हो तो फर्स्ट में आपको कॉन्टेक्स्ट देखा गया, अर्थात विषय वस्तु, किस विषय वस्तु का आप अध्ययन करेंगे जो आपका रिजल्ट होगा। फिर आपको इनपुट के लिए आपको कैसा एजुकेशन दिया जाए, आप में फीड किया जाए, आई मीन इनपुट किया जाए, आप में कैसा एजुकेशन इनपुट किया जाए। फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस क्या थी, उसकी क्या प्रक्रिया, किस तरह से एजुकेशन आपको दिया जाए। जैसे आप NTA को ही ले लीजिए, आपने JRF के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो प्रिपरेशन में आपको विषय वस्तु दिया कि पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना है। फिर इनपुट आपको ये पेपर जो स्टडी है, ऐसे स्टडी मटेरियल है, ये एक प्रकार का इनपुट मेथड ही हुआ। फिर इसको एक प्रोसेस देखा गया कि कैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आपके स्टडी करने का तरीका क्या है। फिर आप अगर JRF क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार होकर आएंगे कि हमने JRF क्वालिफाई किया, आप एक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यह CIPP मॉडल जो है वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसे कॉन्टेक्स्ट, इनपुट एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल कहा जाता है। यह एक प्रकार का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या प्रक्रिया है, इसे आप याद रखेंगे PT मेन, इंटरव्यू और रिजल्ट के बेस पे। यह इस तरह से हम सारे मॉडल को देखा जाए, ये सारे मॉडल कहीं ना कहीं एक करिकुलम को तैयार करने के मॉडल है, क्योंकि 5P में जितने भी मॉडल अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया है, ये सारे मॉडल करिकुलम को तैयार करने के लिए, और 5C में जो मॉडल हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो करिकुलम को मूल्यांकन करने के लिए। तो आप लोगों ने देख लिया, इसका ओवरव्यू एक बार फिर से देख लीजिए यूनिट 5B का, कि अभिकल्प क्या है, अर्थात डिजाइन और मॉडल में डिफरेंट बिटवीन डिजाइन एंड मॉडल। डिजाइन एक प्रकार का प्रतिरूप है, मॉडल उस प्रतिरूप में क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसको करने के तरीका है। और इस मॉडल को के आधार पर ही हम कोई भी करिकुलम तैयार करते हैं। और करिकुलम तैयार करने के कितने मॉडल, तो मुख्य रूप से 2, एक परंपरागत और दूसरा समकालीन। परंपरागत हमारे बोर्ड के शिक्षण विधि के आधारित है, और समकालीन अभी वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में जो चेंज है उसके बेस पे जो मॉडल है वो है। वो मॉडल मुख्य रूप से 6 है,
जिसे हमने लिखा है। और परंपरागत मॉडल मुख्य रूप से एक है, किसी भी मॉडल का जो एनालिसिस कर, किसी भी मॉडल के निर्माण के लिए सबसे पहले एनालिसिस करना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स या एम ढूंढना है, फिर कॉन्टेक्स्ट लेना है, फिर डायरेक्शन या एक्शन लेना है, फिर इवोल्यूशन करना है। इस तरह से हम किसी भी मॉडल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी मॉडल के निर्माण के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से हम 5B को आज प्रेजेंट किया आपके सामने। अब नेक्स्ट में हम 5C के मॉडल इवोल्यूशन ऑफ मॉडल करिकुलम को लेके हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल फ्रेंड्स। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये सारे मॉडल आप लोगों को टफ लग रहा होगा कि हमें किस रूप में याद करना है। तो आप इसे याद करने का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है कि आप इसे 6 मॉडल इधर, 1 मॉडल इधर लिख लीजिए। एक तो आप याद ही रखिएगा शैक्षणिक मॉडल या सब्जेक्ट बेस्ड मॉडल जो है वो परंपरागत मॉडल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। बाकी जो मॉडल है आप इसके नाम से देखिए, कॉम्पिटेंसी अर्थात क्षमता, तो क्षमता बच्चे के ज्ञान के आधार पर मॉडल, व्यक्तित्व आवश्यकता मतलब खुद की आवश्यकता और रुचि पर आधारित मॉडल, दूसरा सामाजिक कार्य मतलब सोशल एक्शन रिएक्शन एंड एक्टिविटीज बेस्ड मॉडल, परिणाम अर्थात आउटकम बेस्ड मॉडल, और हस्तक्षेप मॉडल जो टीचर हस्तक्षेप करते हैं ना आपके स्टूडेंट के लाइफ में, कौन हस्तक्षेप करता है? टीचर। हस्तक्षेप मॉडल बाय द टीचर। और कॉन्टेक्स्ट इनपुट एंड प्रोसेस एंड प्रोडक्ट मॉडल जो आपका पीटी मेन इंटरव्यू। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, आप इसे जब बड़े स्तर में देखिए बड़ा रहेगा, इसलिए इसे छोटे स्तर में देखिए। और कोशिश कीजिए कि 1-2 बार देखकर इस वीडियो को और नोट्स बनाकर, और मेरे जो PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और बस इतना ही करिए। अब जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है, हम 30 तारीख तक आपके सारे यूनिट्स को समाप्त कर देंगे, पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। फिर हम यूनिट बाय यूनिट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके, कुछ क्वेश्चन को लेके हम डिस्कस करेंगे। पूरा मई में आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस जून में डिस्कशन होगा, और 1 जुलाई से आप एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।